अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो आपके सामने एक मैं पेपर लेके आया हूँ, ये मैंने खुद पेपर बनाया है। और बहुत ही डिफरेंट तरह का एक पेपर बनाया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं। और जितने मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं प्राइवेटली, उनमें से अच्छे अच्छे बच्चों ने इसमें से 30 से ऊपर नंबर नहीं ले सके। ठीक है। सो एक सेकंड में इसका स्पीकर की आवाज़ को। और बहुत ही डिफरेंट तरह का एक पेपर बना है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जी आप इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ बताते जाएंगे, और फिर अपने आंसर्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। आप पहले क्वेश्चन का आंसर सोचें और फिर मुझे बताएं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट जी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए डिजिटल मीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ±1%. The meter is used to measure the current in the electrical circuit. The reading on the meter varies from 3.04 ampere to 3.08 ampere. What is the value of current with its accuracy? अच्छा जी, जब इस तरह की वेरिएशन आ जाए, करंट की दो वैल्यूज दी हो, मैक्सिमम मिनिमम, और इसके बीच में वेरिएशन हो, तो इसका जो एवरेज होता है वो करंट की वैल्यू होती है। तो अगर आप देखें 3.04 और 3.08 का एवरेज जो होगा वो, ये हमारे पास बनेगा 3.06। आप सारी ऑप्शंस में देखें, सारी ऑप्शंस में जो करंट की वैल्यू है वो 3.06 ही है। ठीक है। अब बात आ गई कि ये जो है ये एब्सोलूट एरर इसमें कितना होगा। अब देखें इस वेरिएशन में देखें तो 3.06 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास है 3.08। तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करें 2 मिनट के लिए, तो आपके पास इसमें जो एब्सोलूट एरर आता है वो एवरेज मैक्सिमम वैल्यू में से एवरेज वैल्यू माइनस कर दें तो यू विल गेट डेल्टा एक्स विच इज 3.08 माइनस 3.06, दैट इज 0.02। ठीक है। मगर इसमें एक चीज़ और भी है कि डिजिटल मीटर की एक्यूरेसी जो है वो 1% है। तो दैट मीन्स कि 1% ऑफ थ्री जो है ये भी आप इंक्लूड करेंगे इस एब्सोल्यूट एरर में। अब 1% ऑफ थ्री क्या होता है? 1 × 3/100, दैट इज 0.03। ठीक है। इस वैल्यू को अब इसकी इस एब्सोल्यूट एरर में ऐड कर लेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वो इस आंसर पे गिरते हैं। मगर इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है, जब ये वैल्यू इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 3.06 प्लस माइनस 0.05। ठीक है। अगर डिजिटल मीटर, मतलब कहने का ये है बच्चों कि जो इसकी एब्सोल्यूट एरर आती है, अगर उसमें ये वेरिएशन के अलावा सिस्टम में कोई और एरर भी हो ना, तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर होगा वो उसमें ऐड करके 3.06 प्लस 0.05। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, वेट 80, is freely pivoted at point P. You can see the point P. The rod is held horizontally in equilibrium by the weight W Newton that is attached to the rod by a spring passing over the frictionless pulley. What we have to find? What is the value of W? अब देखिए जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये यूनिफॉर्म रॉड है। दैट मीन कि इसका जो अपना वेट होगा वो इसके सेंटर में लग रहा होगा। कितना वेट है? दैट इज 80 न्यूटन। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है। दैट मीन्स के नीचे अगर फोर्स डब्ल्यू है
तो इधर टेंशन भी डब्ल्यू के इक्वली होगी और इधर फोर्स भी डब्ल्यू होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक सेकंड इसको ज़रा आप खुद सोचें। आई विल गिव यू ए चांस टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, आप इसको ट्राई करें, फिर मुझे बताएं। आई होप कि आपने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन को और आपके जहन में एक आइडिया आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का सिस्टम हो और कि आपको इस तरह इस पॉइंट पे सारी फोर्स का नहीं पता और ऑब्जेक्ट इस यूनिफॉर्म रॉड पे जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ ये नहीं है बल्कि इधर भी एक फोर्स है पी पे, फिर आप इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को यूज करते हो। आप पे इस पॉइंट पे मोमेंट लेते हो, मोमेंट को इक्वल करते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को। सो इस डब्ल्यू को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका ये अपवर्ड जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी डब्ल्यू साइन 30। इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट जो है दैट इज डब्ल्यू कॉस 30। इस पॉइंट पी पे डब्ल्यू साइन 30 की वजह से मोमेंट इधर होगा, डब्ल्यू कॉस 30 का कोई मोमेंट नहीं होगा क्योंकि ये पिवट से गुजर रहा है, और 80 न्यूटन का मोमेंट इधर होगा। ठीक है। इसके डिस्टेंसेस को सबसे पहले मार्क कर लें कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अब यूनिफॉर्म रॉड है, दैट मीन्स के इधर 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर इधर ही है, तो ये 40 है तो ये 60 सेंटीमीटर हो। और इसके इस एंड से लेके यहाँ तक जो है ये आपके पास है 160 सेंटीमीटर, 200 में से। तो अब बच्चों, डब्ल्यू साइन 30 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू साइन 30 का डिस्टेंस यहाँ से जो है वो आपके पास कितना है, 160 सेंटीमीटर में ही रहने दें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इससे डब्ल्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद वेरीफाई कर लें, इसका आगे कैलकुलेट कर लेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे इससे गरज नहीं है, मैं आपको वक्त नहीं ज़ाया करूंगा कि मैं इसका आंसर भी निकाल के दूं। सो साइन 30 को उधर ले जाएंगे, 160 को उधर ले जाएंगे, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में चलें जी। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट विद द हॉरिजॉन्टल एंड फॉलोज द ट्रेजेक्टरी शोन अबव। ये ट्रेजेक्टरी वाली डायग्राम मुझसे मिस हुई है, वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी is v naught and that is fired at angle theta naught. Which of the following pairs of graph best represent the vertical component of velocity and acceleration? अब आप इसका आंसर सोचें कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। आई होप आप इस पे सोच रहे होंगे। अच्छा जी, कंसेप्ट क्या है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नेट फोर्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। सो दैट मीन कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स के आपका
जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो लीनियरली चेंज हो रही होगी। शुरू में मैक्सिमम होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इधर कम होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और फिर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। और उसका ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होगा। तो आप देखें, अगर ए को देखें, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम ये लें, शुरू में मैक्सिमम, ये टॉप पे पहुंच गया और फिर इंक्रीज होता गया, मगर इसका ग्रेडियंट ये नहीं होता। इसका ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन होगा विद नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है। सो पहला गलत। दूसरे में भी यही मसला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन। तो आपके पास इसका आंसर डी है। वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम, फिर कम होती गई, फिर जीरो हो गई, फिर डायरेक्शन बदल गई, नीचे मैक्सिमम, और इस टाइम के ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। A stone of mass m is dropped from a tall building. There is a significant air resistance. The acceleration of free fall is g. When the stone is falling at constant terminal velocity, which information is correct? आपको पता है जब टर्मिनल वेलोसिटी पे स्टोन फॉल कर रहा होगा तो उसकी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेट, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सो दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट टाइम वुड बी जीरो। तो ये ऑप्शन हो सकती है बी, सी, डी। ये पहली ऑप्शन इस बात से कैंसिल होगी कि एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी इक्वल टू जी, इट वुड बी जीरो। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है इतने स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। तो आपके पास ये ऑप्शन में चलेगी। और एफ एयर शुड बी इक्वल टू वेट, तो इसलिए जो है ये आपके पास बी ऑप्शन होगी। A balloon is acted upon by three forces: weight, upthrust, and side upthrust, weight, and sideways force due to the wind. What is the horizontal component of resultant force? Horizontal component of resultant force निकालना है। देखें वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। 10,000 अपवर्ड है, 9,000 डाउनवर्ड है। इसका मतलब वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, विच इज इक्वल टू 1000। हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स है, 500 न्यूटन। तो ओरिजेंट रिजल्टेंट फोर्स इधर होगी, रिजल्टेंट का ओरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो 500 न्यूटन फोर्स होगी। अच्छा बच्चों, अगले क्वेश्चन को जरा खुद ट्राई करें, क्योंकि जितना आप खुद सोचेंगे इतना आपको फायदा है। मेरी फिलॉसफी ऑफ टीचिंग यही है बच्चों, कि जितना आप खुद सोचोगे इतना फायदा होगा। जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की, ये स्किल है, ये आपके खुद करने से आएगी। मैं आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट दे रहा हूँ, बस आप ये सोच के थोड़े रिलैक्स होंगे कि कम अज कम नहीं आएगा तो टीचर से पूछ लेंगे। Two isolated spheres have mass 2 kg and 4 kg. The spheres collide and then move apart. During the collision, 2 kg mass have the average acceleration of 8. 2 kg का acceleration ये है। What is the average acceleration of 4 kg? अच्छा बच्चों, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एक्सेलेरेशन, इसमें जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, देन न्यूटन थर्ड लॉ विल अप्लाई ओवर हेयर। फोर्स दोनों जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वुड बी सेम बट द डायरेक्शन वुड बी अपोजिट। ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट फोर्स। 2 kg का एक्सेलरेशन 8 है, सो वी नो एफ इज इक्वल टू एम है। द नेट फोर्स, दे आर आइसोलेटेड स्फीयर्स, तो जो वो दो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, दैट वुड बी द नेट फोर्स, और कोई नेट फोर्सेस नहीं होंगी। सो 2 × 8, दैट इज 16 न्यूटन फोर्स है, जो एक 2 kg ऑब्जेक्ट पे लग रही है। 4 kg पे भी 16 न्यूटन ही होगी। सो वी विल से फोर्स इज 16 न्यूटन,
mass is 4, acceleration we have to find. ठीक है, सो acceleration क्या होगा, 4 हो जाएगा, 16/4, 4 acceleration is 4। बेसिक थीम आपने याद रखना है, बेसिक थीम ये है कि फोर्सेस इक्वल होंगी एक दूसरे पे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा सोचें, पढ़ लें एक दफा इसको गौर से। ठीक है जी, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। इस सब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है दैट इज 3 न्यूटन फॉर 2 seconds, and velocity time graph is given. Velocity till 2 seconds is a straight line, then it is horizontal line. How much work is done? What is the formula of work done? Work done is force multiplied by displacement। ठीक है, फोर्स हमें पता है 3 न्यूटन है, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सेकेंड। इसमें अक्सर बच्चों ने जो गलती की है वो सारे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया फॉर 7 सेकेंड्स, लेकिन उससे ऊपर बताया कि 2 सेकेंड्स के लिए बात करनी है आपने। सो 2 सेकेंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया विच इज 1/2, ट्राइंगल का बेस इज 2, हाइट इज 0.5, सो this is 0.5 meter, this is displacement, so work done would be force is 3 multiplied by 0.5, so which is 1.5 joule। very simple। इस क्वेश्चन को सोचें जरा, ट्राई करें बच्चों खुद से। अच्छा जी, मोमेंटम का क्वेश्चन है। पार्टिकल एक्स हैज इनिशियल मोमेंटम p along horizontal डायरेक्शन में, पार्टिकल y इज स्टेशनरी, ये ध्यान से पढ़ना है। पार्टिकल एक्स इज डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल थीटा, और इसका ये मोमेंटम जो है पी एक्स है और एंगल थीटा, यू कैन सी इन द डायग्राम। पार्टिकल वाई का मोमेंटम इज पी वाई एंड थीटा इज अल्फा। विच इक्वेशन इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मोमेंटम इन दिस कोलिजन? सो करेंगे क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व होगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका देखें तो इनिशियल मोमेंटम इज पी, और फाइनल मोमेंटम इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट इज पी एक्स कॉस थीटा, और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज पी वाई कॉस अल्फा। ये एक इक्वेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली। वाई एक्सिस पे क्या है, अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस कोई मोमेंटम नहीं है बिफोर, बिकॉज दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो जीरो, और इसका वाई कंपोनेंट जो है दैट इज पी एक्स साइन थीटा, और इसका जो वाई कंपोनेंट है दैट इज डाउनवर्ड, तो माइनस पी वाई साइन ऑफ अल्फा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर इस इक्वेशन को सेकंड वाली इसको उठा के दे लें तो आपके पास बनेगा पी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई साइन अल्फा। अब देखें, पी ये इक्वेशन इनकरेक्ट है क्योंकि ये होनी चाहिए, और सेकंड वाली करेक्ट है क्योंकि पी एक्स साइन थीटा इक्वल टू पी वाई साइन अल्फा। ये इसलिए इनकरेक्ट है
कि पी एक्स प्लस पी वाई इज नॉट इक्वल टू पी, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व होता है, अलोंग वाई एक्सिस कंजर्व होता है। ये इसमें ये गलती हमने जो निकाली है, देयर मस्ट बी cos अल्फा एंड cos थीटा। ठीक है बच्चों, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और इस पे कमेंट भी कर दें और बाकी दोस्तों तक शेयर भी कर दें, सो दैट मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दिस विल बी ए ग्रेट फेवर विद मी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। A roller of weight W 240 Newton and diameter 1 meter. You can see this is diameter, this is force F, और हाइट इसकी गिवन है। अच्छा जी, स्टेप है जिसकी हाइट 0.2 मीटर है। The minimum force F required to cause the roller to roll to the left may be determined by taking moments about point P। खुद उसने बता दिया about point P। So what is the minimum force? मिनिमम फोर्स आपने फाइंड करनी है कि इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएं। अब आपने इस क्वेश्चन को जरा, ये अपनी नोयत का बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, इसी पॉइंट पे इस फोर्स से जो मोमेंट प्रोड्यूस करना है वो इसके वेट के मोमेंट के मिनिमम इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। वेट इज 240 इस पॉइंट पी पे। आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में। सो पॉइंट पी पे फोर्स का मोमेंट क्या होगा बच्चों, एफ मल्टीप्लाई बाई, ये आप देख सकते हो कि सीधी डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो आपके पास 1 है, इज इक्वल टू वेट। वेट का इस पिवट से जो डिस्टेंस बनता है वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो, दिस इज 0.5 और अगर ये 0.2 है, ये भी रेडियस है 0.5, तो मैं ये लिखने में आज़ाद हूं कि दिस इज 0.3, दिस इज 0.5 एंड आई नीड दिस डिस्टेंस। सो पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट 0.4। तो 240 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर ये पिवट है, फोर्स आपकी ऐसी है, तो फोर्स को एक्सटेंड करते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यूज करते हैं। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 0.3, इससे आप इसको इवेलुएट कर लेंगे। 240 मल्टीप्लाई बाई 3/10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी आप जमा तफरीक कर लें। 72, नहीं, इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इट्स वेट, और 0.4, सॉरी ये 0.4 होगा, 0.4, सो दिस इज 4, 4 4 16, 96 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ लें इसको खुद से। दिस इज स्मूथ, अंडरलाइन कर लेके रहे ऐसी बातों को। फोर्स 200 Newton पैरेलल टू द प्लेन, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, आपने करना पड़ जाए कैसे ट्राई करेंगे इसको। मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप सुने, सोचें इस पे। अच्छा जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है।
तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन पे आप जरा दो जोर दें कि इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्सेस को कैसे लगाते हैं। ये वेट है 12 जी। जी की वैल्यू बाद में डाल देना 9.81। इसका ये कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ये एंगल जो है वो 20 होता है, ये याद रखना आपने। तो दैट कंपोनेंट इज 12 जी cos 20। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो है डाउनवर्ड 12 जी sin 20। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये और ये एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है। अपवर्ड फोर्स है 200, डाउनवर्ड फोर्स है 12 जी sin 20। तो नेट फोर्स क्या होगी? 200 - 12 जी sin 20। दिस इज एफ नेट। जी की वैल्यू 9.81 डाल दें। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर निकाल दें, ठीक है। ये मेथड मैंने बता दी इसका। अच्छा जी, 11 क्वेश्चन चलते हैं, इस पे ज़रा सोचते हैं कि क्या है। आपको चांस दे रहा हूँ, आप सोचें दोबारा। अच्छा जी, a helicopter is moving horizontally at 60 meter per second. You can see the diagram at height of 80 meter. The pilot aims to land a parcel at position X. इधर किसी जगह से ड्रॉप करेगा और उसका एम ये है कि इधर पहुंच जाए, ठीक है। as shown. At what horizontal distance from X should the parcel be dropped? इसमें अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इधर कोई पार्सल ड्रॉप करेंगे तो सीधा नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही पार्सल की वेलोसिटी भी होगी। तो आपको ये कैसे आपने किया होगा, ओरिजेंटली थ्रोन प्रोजेक्टाइल, ये सिचुएशन इससे मिलती है। तो उसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से आपने अगर इस पोजीशन से आके इसको ड्रॉप करेंगे तो इधर नहीं गिरेगा, वो कहीं आगे जाके गिरेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब देखो बच्चों, आपने क्या करना है कि आपको ओरिजेंटल वेलोसिटी के बने वर्टिकल वेलोसिटी जब इसको ड्रॉप करेंगे तो जीरो होगी, जैसा कि इस केस में होता था। मगर वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है 9.81 है। वर्टिकल हाइट आपको पता है, तो यू कैन फाइंड टाइम। टाइम फाइंड करके फिर आपने ये ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्टिकल हाइट को यूज करते हुए यू विल फाइंड टाइम। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी। यू वर्टिकल इज जीरो, सो that is gt square. I am taking downward as positive. So vertical height is given 80 meter, 1 by 2, g is 9.81 into t square. So find t, this 80 times 2, this 160 over 9.81 is t square. इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फर्क है, अगर आप 10 भी ले लेते फिर भी कोई फर्क नहीं होता। मैं 10 लेता तो 160 ओवर 10 जी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ 16, तो टी इज 4 सेकेंड। टी 4 सेकेंड है, ओरिजेंटल वेलोसिटी 60 है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालने के लिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो 60 × टी, सो 60 × 4, 240 मीटर दूर से ड्रॉप करोगे तो ये पार्सल इधर गिरेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी।
इसको जरा मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा, जिस क्वेश्चन को पढ़ें, डायग्राम shows a man standing in the left. You can see forces acting on the man and the forces acting on the left are shown. मैन पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो ये सरफेस इस बंदे के ऊपर जो फोर्स लगा रही हुई है वो ये एन है, और इसका वेट है W1। लेफ्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? इसमें टेंशन जो मार्क की गई है, लेफ्ट का अपना वेट, ठीक है, और जो बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट पे वही है, ठीक है। दी इज द फोर्स फ्रॉम द मैन ऑन द लेफ्ट फ्लोर। ज़ाहिर है एक्शन रिएक्शन पेयर काम करेगी यहाँ पे। बंदे के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो लेफ्ट के ऊपर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये दोनों फ्री बॉडी डायग्राम में बंदे के ऊपर फोर्सेस और लेफ्ट के ऊपर फोर्सेस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन एंड W1 आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इस बंदे पे फोर्सेस हैं, ये हमेशा इक्वल नहीं होगी। जब जब लेफ्ट रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी तो ये तब ट्रू होगा या रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ट्रू नहीं होगा जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगर लेट से वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो W1 माइनस एन वुड बी इक्वल टू mass ऑफ मैन, M1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ए। तो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो W और N दे विल नॉट बी इक्वल, सो दैट्स व्हाई ए इज इनकरेक्ट। W1 एंड W2 इज ऑलवेज इक्वल टू T। अब देखो, लेफ्ट के ऊपर जो फोर्स है अपवर्ड वो T है, डाउनवर्ड फोर्स है एक D और W2, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं लेफ्ट के ऊपर, ये W2 W1 तो इसके ऊपर है ही नहीं, ठीक है। लेफ्ट के ऊपर फोर्सेस है T, W2 एंड D, ठीक है। तो आप ये कहेंगे जी, जो अगर लेफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो W1 और N इक्वल होंगे, जो बंदे के ऊपर फोर्स ऑफ लग रही है वो N है, उतनी फोर्स ये इधर भी लगाएगा तो फिर ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ फिर मैं W1 कह सकता हूँ, मगर ये कंडीशन भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। N एंड W1 द लेफ्ट मस्ट बी एट रेस्ट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट रेस्ट पे नहीं होगी, मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से भी हो सकती है, तो ये भी गलत। तो इसलिए डी आंसर। टी इज इक्वल टू W2 प्लस डी, ये फोर्सेस ऑन लेफ्ट, देन द लेफ्ट मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये इक्वल होंगे। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 13। A force of 30 Newton is required to pull the strings of catapult pulled into the firing position. You can see 30 Newton, string this and this. ये एक ही string है बच्चों। What is the tension in each string? टेंशन क्या होगी, ठीक है। तो आप देखो जी, इसको कैसे करेंगे? ये T1 है, लेट से आप कह भी देते हैं कि ये डिफरेंट है तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये रिजॉल्व करेंगे तो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट है T1 cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट है T1 sin 60, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट है T2 sin, सॉरी 30 नॉट 60। इस तरह की गलती हो तो माफ कर दिया करें। 60 है तो ऊपर 30, नीचे भी 30। तो T1 sin 30, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल होंगे, तो इससे साबित हो जाएगा कि T1 इक्वल टू T, दोनों टेंशन सेम ही है। जब दोनों टेंशन सेम है तो इसको हम T लिख देते हैं। ट्राई करें इसको, तो इसके ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा T sin 30, ये इधर से, और नीचे वाले से भी T sin 30।
Force towards right is 30. Force towards left is 30, right is this. So 30 is equal to T sine 30 plus T sine 30, which is 2T sine 30. That is equal to 30. So 15 is equal to T sine 30. Sine 30 is 1 by 2. So T is equal to 30 Newton. ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। काफी बच्चों ने इस पे स्ट्रगल किया है। दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, सो ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ। Okay, I will speak in English. Okay, in this question, object X of mass m is traveling towards the right with velocity 2v, and another mass object of mass 3m is traveling towards left with velocity v. Two objects collide head-on in an inelastic collision. Which of the following is possible outcome after the collision? The first condition that must be satisfied in any collision is that the total momentum must be conserved. So let's find the total momentum before collision. If we take right as positive, then the momentum of x would be 2mv, and this should be negative. That must be 3mv. This we are finding the total momentum, 2mv minus 3mv. So the total momentum P before collision is minus mv. Okay. So the final momentum should also be minus mv. So we are finding the option where the final momentum is minus mv. A is incorrect because if they have speeds, if both of them come to rest after the collision, then the momentum will not conserve. So that's why A is incorrect. Let's check B. If x moves towards left with velocity v by 3 and y moves towards right with velocity v by 3, what will be the total momentum? Momentum of x would be minus m times v by 3, because this arrow shows it is moving towards left, plus momentum of y would be 3m v by 3. This is moving towards right. So if you add these two terms, you will not get this equal to minus mv. So in this situation, momentum is not conserved. You can see over here, minus mv plus 3mv, that is 2mv divided by 3. Let's check C. If this x moves towards left with velocity v by 2, then the momentum of x would be minus mv by 2, and momentum of y would be 3mv. What is the result of these two terms? This is minus mv. So the answer, the sum of these two would be 5mv over 2. So again, this momentum is not equal to this. You can verify it by yourself that
the total momentum in option D would be equal to minus mv. I leave it to to you people to verify it, that in this case the total momentum would be minus mv. Why we are not using the condition of speed of approach to the speed of separation? Because in this case it is inelastic plane and there are more than one options where speed of approach is not equal to speed of separation. You can check it by yourself. What is speed of approach in this case? This is 3v. So speed of separation must not be equal to 3v. So in this case, if they are moving opposite to each other, the speed of separation in this case would be 2v by 3. We will add these two, v by 3 plus v by 3, which is 2v by 3. Again, this is not equal to 3v. So this can also be an inelastic plane, but the first condition must also be satisfied, where the total momentum should also conserve. The total momentum should also conserve. Let's do question number 15. A flat metal disc has radius r. Forces of magnitude F are applied tangentially at the edge of disc. The forces are in the plane of disc. Which arrangement of forces produces only a torque of magnitude 2Fr? In this question, many students struggle to answer it correctly, because over here, if you find the moment in option A about center, so this is Fr plus Fr. So the moment in option A is also 2Fr. लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? He is talking about torque. Torque क्या होता है? Torque is moment of couple. ठीक है? Torque is a moment of couple. So that's why couple किस इसमें प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें इसमें दिस इज कपल्ड. इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे. We will compare only couple. We will find torque of couple in each case. What is torque of couple? Torque of couple, yes, Jawad, you are right. Torque of couple is product of one force multiplied by distance. So this is 2r. So this is 2f multiplied by 2r, so which is 2fr. So that's why answer B is correct. But in option D, it is 4fr. So this is important to understand. When you have to compare torques, then please compare only couples, not other. And the torque of couple is independent of pivot. This is also an important question where many students faced difficulty in this question. So try to answer it. An apple is released from rest and falls freely under gravity. Which graph shows how kinetic energy of the apple varies with its gravitational potential energy? Ignore air resistance. So when an object is at maximum height from where it is dropped, its potential energy will be maximum. But as it falls down, potential energy will decrease, kinetic energy will increase. So at any moment, potential energy plus kinetic energy would be constant. Okay. So let's
call this constant C. That depends what is the total energy at the start. So if I make kinetic energy a subject, I will be left with constant minus potential energy. So look at this equation. This is Y, as you can see from the diagram. That is X. So Y is mx plus C. So in this equation, Y and X are related with a straight line, a linear equation. So that's why A is correct. बहुत सारे बच्चे इसमें सी की तरफ ही चले जाते हैं। ये देखो, इनिशियली व्हेन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी हैज टू डिक्रीज। लेकिन वो सी में भी हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बट इट्स नॉट लीनियर। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। So let's solve question number 17. A toy is released from rest on a smooth curved surface. This surface is smooth. There is no friction force, so no loss of energy would be there. The toy of mass this kg runs down the curved surface through a vertical distance of 0.4. Okay, so it strikes a spring of force constant 350 Newton per meter, compresses it at distance x before coming to rest. Assuming no energy is lost, what is the value of x? Try to answer this. Try to answer this. I am waiting. So in this case, which energy is converted to which form? Gravitational potential energy is converted to elastic potential energy of the spring. What is the loss of gravitational potential energy? Height is given. So potential energy is mgh, loss of potential energy is mgh, and elastic potential energy is F into x. Just use this equation. Okay, mass is given 0.22 time 9.81 time height. Don't forget to convert this into meter. Yes, you are right, it's D. 0.4 is equal to 1 by 2, F is 350 time x. You will solve this equation and you will find the answer, which is D. Try to answer this question. There are two waves, x and y, and their displacement time graph of both are given. Which row shows the intensity and frequency ratios of x and y? If you look at the graphs, waves, you can see in one cycle of y, there are two cycles of x. So you can see time period of y is this and time period of x is this. Okay, so that means frequency of x is twice the frequency of y. Frequency of x is twice the frequency of y. So that's why fx over fy should be 2.
You will ignore these two options. Intensity of x, intensity of wave is proportional to frequency square. And intensity of wave is, no, we will use this concept. Intensity is proportional to amplitude square. If amplitude is doubled, intensity increases by a factor of 4. So, amplitude of x is 4 and amplitude of y is 2. So, amplitude of x is 2 times the amplitude of y, so intensity should be 4 times. So, you are right, beta. It is B. Okay, ji. A tensile force causes a wire of length L, Young modulus E, cross-sectional area A, to be stretched by length x. Which expression gives the elastic energy stored in the wire? So how to find elastic energy? What is the expression for elastic energy? How to think? Try to solve it by yourself. If it is F and this is extension, Fx graph would look like this until the limit of proportionality. And elastic energy in this wire would be 1 by 2 F into X. Okay, so that is the elastic energy. But we have to tell in terms of other parameters like E, A, X. So how to use these other parameters? Young modulus is stress over strain. Stress is F over A and strain is X divided by L. So just get force from this expression and put over here. You will find, so E would be FL over AX. What would be F? F is EAX over L. So just bring F over here, EAX over L time X. So EAX square over 2L. The answer is D. Try to solve question number 20. Those who really want to learn, they are requested to solve it. Okay, bachcho, in this case, a system consists of two objects, M2 and M1, where M2 is larger than M1. The objects are connected by a massive spring hung over a pulley as shown and then released. When the object of mass M2 has descended a distance h, obviously M2 will go down. So if M2 has descended a distance h, M1 will go up the same distance.
as their masses are not same, so the potential energy of M2 will decrease and potential energy of M1 will increase. But the decrease in potential energy of M2 will be more than the increase in potential energy of M1. So we have to find the decrease of potential energy of the whole system. That would be M2GH, decrease of this M2GH minus M1GH. So the answer is A. Yes, you are right. Mo Gibbs, you are right. This diagram, potential difference, the diagram shows how the potential difference across a battery varies with current it supplies. You know, let's say it's a battery or cell and it has internal resistance R. Its EMF is E. And there is an external resistor R. If I put a variable resistor over here and change the value of R, so the potential difference V across the terminals would be E minus IR. You can say E is the EMF and that would be equal to IR plus I small r. This R and that R are connected in series. This smaller r is internal resistance. And this IR is known as terminal potential difference, which is V. So if I make V subject, I will get this equation. So V versus I graph is a straight line. You have seen it many times. So if you compare this equation with the equation of straight line, then minus R would be equal to gradient. Okay. You can see what is E. If you are supposed to find E, this y-intercept would be E. When I is 0, V would be equal to E. That is the value of E. So how to find R? That would be gradient. Just take 2 points and find gradient and equate it. So let's say I am taking these 2 points, this one and that one. So rise divided by run, I can use rise over run formula. So 3.5 minus 1.5, it's 2. And the run is 1.2. 2 divided by 1.2, the gradient would be in negative and this negative will cancel out. So R would be equal to this 2 over, that is 20 over 12. This is the value of R. You can find it. I don't have calculator. Please avoid irrelevant comments. There are many people who want to learn. Otherwise, I will block all the comments. Two resistors, each of resistance 100 kilo ohm, are connected in series with 6-volt battery of negligible internal resistance. These are two resistors. A voltmeter having this resistance is connected across this one resistor. What's the reading on voltmeter? What is the reading of voltmeter? Okay, ji. So ideal voltmeters should have resistance of infinity, but in this case,
this voltmeter has resistance of 100 kilo ohm. When we apply this voltmeter parallel to this, so as it has not infinite resistance, it has some less resistance, it will change the reading. So these two are connected in parallel. So application of voltmeter will change the result. If voltmeter has infinite resistance, then these two resistors will be in series and the voltage across and these points would be just 3 volt. But in this case, if we have 100 kilo ohm and this 100 kilo ohm, they are in parallel. So their parallel resistance would be 50 kilo ohm. There is no need to convert in ohm. So voltage resistance between these 2 points is 50 kilo ohm and we have to find the voltage across this point. So we will use voltage divider formula. Let's say you have this R2 and that is R1. So voltage across this would be R1 over R1 plus R2 times E. So the voltage would be 50 over this 50 plus 100, 150 multiplied by 6, which is 2. So answer to this question is 2. Okay ji. This is a very challenging question. I request everybody to try to solve this question. An electrical characteristic of component is shown. This is I and this is V. And we have to figure out the graph of resistance. You know, in this case, gradient is I over V, and you know resistance is V over I. So gradient is 1 by R. So R is equal to 1 by gradient. You can see till this point, the gradient is constant, so resistance would be constant. That is constant in all 4 options. But from 2 to this point, the gradient would increase. So if gradient is increasing, resistance would decrease. So resistance is decreasing in this option and decreasing in this option, but in these two will be incorrect. Then from this point to that point, gradient is decreasing. That means resistance will increase and then again it is constant. So resistance would be constant. That's why D is correct. That's why D is correct. This is a good question. Magenta light consisting of mixture of blue and red light is incident on diffraction grating. So a mixture of two light is incident on diffraction grating. What is the expected arrangement of first orders about a central zero order? So what is the equation of diffraction grating? We know d sine theta is equal to n lambda. There n is order, this is wavelength, and the theta is angle of the central order, nth order from the central line. And you can figure out the theta should be proportional to wavelength. If sine theta is proportional to wavelength, then theta is proportional to wavelength. That means, as you know, red light has more wavelength than blue light. So the first order angle for red light will be more than the angle for the blue light. But the central maxima would be the mixture of these two colors.
This is also first order. So red has more angle as compared to the blue angle. So that's why option D is correct. 25. The diagram shows a network formed by five identical 2 ohm resistors. These are identical resistors. Potential difference 10 volt is applied across. प्लीज नोट दैट कि अगर आपके पास ये सारे रेजिस्टर्स जो हैं, इफ दे आर इक्वल, so there will be no current flowing in this resistor. I would be zero. The potential of this point and that point would be same. So in other words, we can say if this resistor has no current, that means these two are in series and these two are in series. So each of them has value of 2 ohm. So the value of these two resistors would be 4 ohm. Value of these two will also be 4 ohm. And these two 4 ohm will be in parallel. So if they are in parallel, then it would be 2 ohm. Okay. So 2 ohm and it is 10 volt. So the current would be 10 divided by 2 ohm, which is 5 ampere. So answer is D. Try to solve question number 26. Try to find it. So in this case, you have displacement time graph of a wave and half of the cycle is drawn. This is full cycle. If the time of half cycle is zero point 0.1, that means the time period would be 0.2. So if time period is 0.2 second, so frequency would be 1 over, this is in milliseconds, so 1 over 0.2 times 10 power minus 3. Okay, so that will go up 0.2. Okay, so 10 over 2 times 10 power 3, which is 5 kilowatts. So frequency is 5 kilowatts. You will ignore these two. What's amplitude? You can see from the diagram that is amplitude, which is amplitude is 3 centimeter. Amplitude is 3 centimeter. Try to solve question number 27.
ओके जी, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन बाय इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स, where p and q are constant. Values of x and y are measured experimentally. The results contain a random error but no systematic error. So what is the graph of y versus x? You can see from this graph, this relationship, the equation between y and x is linear, so graph straight line होगा, इसलिए ये दोनों इग्नोर कर दोगे. अब ए और बी में क्या फर्क है? उसने बोला है रैंडम एरर होना चाहिए, सिस्टमैटिक एरर नहीं होना चाहिए. तो रैंडम एरर की वजह से इसका मतलब है जो वाई इंटरसेप्ट है इस इन दोनों, वाई इंटरसेप्ट शुड बी पी. इसमें क्या वाई इंटरसेप्ट पी से नीचे चला गया है, इसका मतलब है इसमें सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं. तो लाइन के दोनों अतराफ में पॉइंट्स का होना इज ड्यू टू द रैंडम एरर. और वाई इंटरसेप्ट ना होने, सॉरी सिस्टमैटिक ना होने का मतलब वाई इंटरसेप्ट शुड बी पी. सो दैट्स वाई बी इज करेक्ट. इसमें रैंडम एरर है लेकिन सिस्टमैटिक नहीं. इसमें सिस्टमैटिक है, ईच पॉइंट इज शिफ्टेड इक्वली डाउनवर्ड बट देयर इज नो रैंडम एरर. क्वेश्चन 28. What is the phase difference between these two waves? I will definitely recommend that you people should try to solve it. There are two waves, you can see x and y. Wave x and y. We have to find phase difference. What's the formula of phase difference? Phase difference is, this is distance, so distance between two same phase point over wavelength into 360. We will pick these 2 points and if I see कि इस दोनों का जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए. वेवलेंथ यहाँ पे है. ओके जी, वेवलेंथ के लिए यहाँ पे आए. दिस इज वेवलेंथ. सो इफ यू कैन सी कि अगर नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस में काउंट करना चाहते हैं तो दिस इज योर ओन चॉइस. देयर आर 10 स्मॉल डिवीजन्स, 20 स्मॉल डिवीजन्स, 1 2 3 4, 24 स्मॉल डिवीजन्स आर टोटल. और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 360, ये करोगे तो 60 डिग्री आएगा. या अगर आप स्केलिंग से इसका यहाँ से वेवलेंथ देख लें, 0.24 वेवलेंथ है और ये डिस्टेंस है 0.04 का, तो यू विल गेट द सेम आंसर. क्वेश्चन 29 में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे. द ग्राफ शोज हाउ द करंट आई वेरीज विद पोटेंशियल डिफरेंस for a component. The physical dimensions of the component don't change. मतलब वायर की डायमेंशंस क्या होती हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर और लेंथ. तो यू नो रेजिस्टेंस इज रो एल डिवाइडेड बाई ए. इन दिस डायग्राम यू कैन सी आई वी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ग्रेडियंट इज चेंजिंग, दैट मीन रेजिस्टेंस इज चेंजिंग. रेजिस्टेंस चेंज हो रही है और ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. अब ये क्यों हो रहा है ऐसे? पावर डिसिपेटेड बाय द कंपोनेंट इज कांस्टेंट. पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर इज वी आई. सो प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई एट डिफरेंट टाइम इज डिफरेंट. यहाँ जीरो है, फिर आगे वी भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. So this is incorrect. Resistance of component is equal to gradient. No, I have already told that resistance is 1 over gradient. Resistance of component is not constant. Constant होती तो straight line होता है, इसलिए
ये भी गलत। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट इज चेंजेस। अब देखिए लेंथ नहीं चेंज हो रही, एरिया नहीं चेंज हो रहा, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। सो डी इज करेक्ट। दिस इज अ स्टेशनरी वेव और दीज आर नोड्स। पॉइंट पी हैज डिस्प्लेसमेंट एस, दैट मीन पॉइंट पी इधर ऊपर है। पॉइंट क्यू नोड से इक्वल डिस्टेंस पे, जितना ये इधर से दूर है इतना ये दूर भी है। ठीक है। अब क्यू का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उस वक्त क्यू नीचे होगा और ये पॉइंट जो है ये भी ऊपर होगा। क्यू का डिस्प्लेसमेंट, ये सारे ऑल दीज पॉइंट्स आर इन फेज। ये जब ऊपर होते हैं तो ये वाले पॉइंट नीचे होते हैं, ये फिर ऊपर होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे वेव को तो ये ऐसी नजर आएगी। सो इफ पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट माइनस और आर का डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव है। सी इज करेक्ट। 31 है, पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ टू लाउड स्पीकर्स यू कैन सी और कनेक्टेड टू सेम जनरेटर, मतलब देयर फेज डिफरेंस इज जीरो, दे आर कोहेरेंट एज वेल। सो वेवलेंथ इज दिस। इधर क्या होगा इस बंदे पे? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होगा? 19.25 माइनस 18.5। दिस इज पाथ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पाथ। इस पाथ डिफरेंस को इस वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर है, अगर पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, आपके पास ये बनता है तकरीबन, इतना बनता है यार, 0.75। 0.75 को इससे डिवाइड करें 0.5 से, तो आपके पास ये तकरीबन बनता है, कितना बनता है ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें, एक सेकेंड, कैलकुलेटर भी नहीं है यार। तो इसका आंसर निकालें, वो कंडीशन लगाएं कि अगर पार्ट डिफरेंस होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस केस में जो बन रहा है वो आ, इसको इससे करोगे डिवाइड, 0.75 ओवर 0.5, तो दैट इज 1.5। तो 1.5 लेमडा जो है, 1.5 जब आ जाए, 0.5, 1.5, 2.5, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी साउंड। ये भी एक अच्छा सवाल था, पढ़ लो एक दफा। बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड नेटवर्क ऑफ थ्री रेजिस्टर्स। हाउ डू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्यू एंड द करंट थ्रू द एमीटर चेंज व्हेन एस इज क्लोज? जब एस ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का सम होगा। जब इसको लगाएंगे तो ये दो रेजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, इन दोनों की रेजिस्टेंस कम होगी और इसके साथ ऐड होगा तो इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस कम होगी। टोटल रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। अब जब करंट इंक्रीज होगा लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो ये पी के मुकाबले में इधर वोल्टेज पहले से, पहले क्यू पे जो वोल्टेज थी अब वो कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो इसलिए जो है बी आंसर है। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं भी आपको बता दूं। 33, आप थोड़ा सोच लें कि आपके ख्याल में क्या आंसर होगा।
33 पे देखें, इन विच सर्किट डज द वोल्ट मीटर नॉट रीड 12 वोल्ट। तो आप देखते जाएं, इस केस में लेट से बी में देखते हैं, तो ये वोल्ट मीटर इन दो रजिस्टर के पैरेलल लगा है, और ये वही पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है जो इसके क्रॉस है। ये वोल्ट मीटर डायरेक्टली वोल्टेज दिखाएगा 12 वोल्ट, ये दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, तो ये तो दिखाता है। सी को देखें, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैंने बोला था इसकी इन्फिनिट होती है, आइडियल वोल्ट मीटर की। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई करंट नहीं गुजरेगा, ये तीनों पैरेलल सीरीज में लगे हैं, जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगा तो कोई करंट नहीं आएगा, इसका मतलब इधर कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो वोल्ट मीटर ये भी 12 वोल्ट दिखाएगा। ये दोनों पैरेलल में लगे, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है इनके साथ, सेल पैरेलल में लगाएं तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीरीज में कम ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटी, तो ये भी 12 दिखाएगा। ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर इस वायर के पैरेलल में, और आइडियली वायर की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। वो जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज होती है वो हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो वोल्ट मीटर विल शो ये सारा ड्रॉप इन दोनों के क्रॉस होगा, तो यहाँ 0 होगा, तो इसलिए 12 वोल्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए ए इज करेक्ट। वोल्टेज आई करेक्टरिस्टिक है, इसमें भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये सिंपल सी कहानी है कि जी, ये इस तरह की सिचुएशन हो, आप देखें ग्रेडियंट क्या हो रहा है शुरू में, यहाँ ग्रेडियंट आपके पास 0 है, ग्रेडियंट 0 नहीं, सॉरी, ग्रेडियंट इन्फिनिट है, और रेजिस्टेंस जो है वो इसमें ग्रेडियंट की इक्वल होगी, तो ये सेमीकंडक्टर डायोड की करेक्टरिस्टिक है। अगर वी इधर हो, आई इधर हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका इस तरह का ग्राफ है। सो इसकी रेजिस्टेंस बेसिकली हाई वोल्टेज पे जाके कम होना शुरू हो जाती है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, अब नहीं आता। न्यूक्लियर का सवाल है 36, आप खुद सोच लेंगे। इसमें अक्सर बच्चे स्ट्रगल करते नजर आए। नॉर्मली वो जो वाई एक्सिस होता है ना इस तरह के टेबल का, तो उसमें न्यूक्लियन नंबर देते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसको जरा देखना है। आपके पास ये जो न्यूक्लियस है एन, इसका एन का नाम दे देते हैं। 236 इसके न्यूक्लियन नंबर है, और 93 इसके प्रोटॉन नंबर है। जब इसमें से अल्फा एमिट होगा, तो लेट से एक्स बनता है, अल्फा का होता है 24, तो ये 91 होगा, 232 होगा, ये न्यूक्लियन। जब इससे न्यूट्रॉन निकालोगे तो 232 -91, ठीक है। तो कितने बनेंगे, ये बनेगा 143, 143, और प्रोटॉन नंबर होगा इसका, प्रोटॉन नंबर क्या होगा, ये आपके पास था 93, ये 91, और फिर आपके पास था, ये प्लस माइनस देख लेना यार एकदम, 143 न्यू 93 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये भी कंजर्व होना चाहिए और ये भी कंजर्व होना चाहिए। तो अब आप देखें, 233 -91 करोगे तो इससे आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोटॉन नंबर क्या होगा, 91 होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इस चीज़ को देखते हुए यू कैन हैंडल इट इजीली, इसका जवाब क्या आना चाहिए, आप खुद प्लस माइनस कर लें।
शुरू में देखें 93 है, 93, और इसके शुरू में न्यूक्लियॉन जो है 236 माइनस 93 होंगे, तो वो आ जाएगा 143 शुरू में। 143 यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद जब अल्फा एमिट होगा तो 91, और 233 माइनस 91, तो ये 141 आपके पास आफ्टर एमिशन ये हो जाएगा अल्फा। फिर उसके बाद बीटा जब एमिट करते हो, एक्स 91 और 232 में से लेट से इससे पी बनता है, या इसको मैं एम कह देता हूँ। अल्फा बीटा जो है वो -10, ये होगा 92, ये 232। ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर 92, और 232 माइनस 92 करेंगे तो 140, तो इसलिए डी आंसर। 37 में डिके दिस अल्फा और बीटा एमिशन, फॉर द डिके ऑफ ईच ऑफ न्यूक्लियन हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। ये हिसाब किताब लगा देंगे कि अगर 86 से खाली अल्फा एमिट हो तो ये नीचे दो काम होता है। ठीक है, फिर एक ज्यादा हो जाता है जब प्रोटॉन बीटा एमिट होता है। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि 222 माइनस 214 करेंगे तो वो आपके पास ये पता चल जाएगा कि कितना इसमें से कम हुआ है। ठीक है, सो 6 और 2 8, 8 इसमें से कम हुआ। तो ये आप इसका हिसाब किताब लगाना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि इसका आंसर जो है वो दो अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे और एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा। ठीक है, दो अल्फा एमिट करने से क्या होगा कि ये ऊपर वाला नंबर 8 कम हुआ है ना, तो इसका मतलब है दो अल्फा कम वो हुआ है। और नीचे वाला अगर दो अल्फा हुए हैं तो 86 से दो अल्फा होगा तो एक अल्फा पे नीचे वाला नंबर जो है वो 2 कम होता है, दूसरा अल्फा होगा 2 कम होगा। ठीक है, तो 82 पे चला जाएगा। फिर बीटा एमिट होने से ये प्रोटॉन नंबर एक बढ़ जाता है। ये सबको इस स्टेज पे पता है। हाउ मेनी अप क्वार्क्स एंड हाउ मेनी डाउन क्वार्क्स आर देयर इन दिस न्यूक्लियस। तो ये प्रोटॉन है, आपको पता है एक प्रोटॉन में अप अप डाउन दो 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 अप होते हैं, वन डाउन होता है। और न्यूट्रॉन में क्या होता है, अप डाउन डाउन। तो यहाँ से एक अप और दो डाउन होते हैं। तो इसमें 17 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 37 माइनस 17। ठीक है, 20 न्यूट्रॉन है। इस तरीके से आप इन दोनों को हिसाब किताब लगाना है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। बी आंसर आना चाहिए इसका, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। चलिए, सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एट पॉइंट जी इज मूविंग एट स्टेडी स्पीड, द पैटर्न इमिटेड वेव फ्रंट इज शोन। तो अब देखिए, इधर वेवलेंथ कम हो रही है, इधर ज्यादा है। इसका मतलब ये जो सोर्स है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सो फ्रीक्वेंसी एट एक्स वुड बी ग्रेटर इन एफ, और फ्रीक्वेंसी एट वाई, दिस इज वाई, सॉरी, दिस इज वाई, इट बी फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ। तो सी। लास्ट क्वेश्चन है जी स्टेशनरी वेव का। Stationary wave is formed on a stretched string. Diagram illustrates the string at instant. You know there are three nodes, और टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज t सेकेंड। पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट -1 है। What will be the vertical displacement of point P after time 0.5? तो हाफ टाइम पीरियड के बाद ये क्या होता है, इसकी मोशन आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से ऊपर जाता है, ये टॉप पे जाता है, ये नीचे वापस आता है, तो ये एक टाइम पीरियड होता है। हाफ टाइम पीरियड के बाद आप हिसाब लगाए ना, कहाँ पे होगा, इधर टॉप पे होगा। उस वक्त डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना होगा, जितना नीचे जाता है इतना ही ऊपर जाता है, तो 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको एक डिफिकल्ट मॉक का पेपर था, बनाया था, मैंने सॉल्व करा दिए। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। ये ये अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी मेरे चैनल पे। और आप लोग
जो है इसको लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि इससे हमें जो है मज़ीद काम करने का हौसला मिलता है। अल्लाह हाफिज़।